तो इसकी कुछ फिगर्स रह गई थी जहाँ तक बहुत सारा एक नजर वाइस में जानना फ्रेंड्स आवाज आ रही है। प्रॉब्लम तो नहीं है ग्रुप में वैसे ऐसे नहीं कुछ ये गाड़ी देखे नहीं कहाँ तक पहुंचे थे। नेक्स्ट स्टेप क्या रह गया, नेक्स्ट क्या करें। फिगर्स देखे बताइए नेक्स्ट क्या करना है। ये सर क्या रह गया सर, निकालें क्लोजिंग बैलेंस निकालें। करें कैलकुलेट में शुरू करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस के बाद क्या करना है, लेके हेडिंग्स एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ओपनिंग होगा। ये एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ओपनिंग होना था। किस किस के हैं लेके लेके फिगर्स खुद ही लेके मैं लिखता हूँ। ये कहाँ कहाँ मिला जी ओपनिंग बैलेंस, ऑफिस बिल्डिंग और
आगे क्या आना, प्लांट का नहीं अपना, उसकी क्या वजह, डेप्रिसिएशन की वर्किंग करें। जी डेप्रिसिएशन तक आ गया, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन ठीक है लिखे। इक्विपमेंट के भी करें सर, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ट्राई करें डिस्पोजल की क्यूमुलेटेड भी निकालना है, करें हिम्मत करें। इक्विपमेंट एक डिस्पोजल भी है, उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ढूंढनी है, और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वही पुरानी चीजें आनी है, करें हिम्मत।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? आप लोग भी स्टार्ट करें, पेज नंबर 271 पे देख लें। जी सर, क्लोजिंग बैलेंसेस आपके आए हैं, कहते हैं वर्किंग में वैसे लिखा है बिल्डिंग का कंसर्न किया जनरल क्लोजिंग बैलेंसेस निकाला 46 699.25 टोटल बताइएगा जरा क्लोजिंग बैलेंस का डबल 1123.2325 इस चीज का इंतजार हो रहा है सर, अगर जाएंगे देख के लिख लेंगे, क्या हो गया, वर्किंग करेंगे क्या, एक दफा ही मैच कर लीजिएगा। ओपनिंग बैलेंस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का, जनरल आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्डिंग का ओपनिंग था 36, दोनों फिगर्स, इक्विपमेंट का 60 के मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में, प्लांट इस साल बन रहा है, टोटल हो जाएगा 96। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन की कल वर्किंग हो गई थी फॉर द ईयर 12, बाकी डेप्रिसिएशन की भी वर्किंग करें और एक डिस्पोजल की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी वर्किंग होनी है, ये करें जरा, बताएं फिगर्स क्या आते हैं, प्लांट की भी निकालें, कोशिश करें हो जाना ये, डिस्पोजल की क्यूमुलेटेड याद आ जाएगी कैसे होती है, हिम्मत करें मत, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इक्विपमेंट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं आप लोग? पहले शायद डिस्पोजल की क्यूमुलेटेड निकालनी पड़ेगी, एक अगर इक्विपमेंट की वर्किंग कर रहे हैं। हाँ जी सही होना चाहिए मेरा ख्याल 15 पॉइंट, हाँ जी 15.04 ठीक है। परचेज डेट से कहाँ तक आना होता है, करें हिम्मत, accumulated depreciation of disposal,
1 जुलाई 16 का एसेट खरीदा था, 40 मिलियन इसकी कॉस्ट थी, मल्टीप्लाइड बाय 20%, 6/12। अब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की वर्किंग करें। फर्स्ट ईयर 6 मंथ 30 जून 31 दिसंबर, ईयर एंड आपका 16 into 20%, 7.2, December 17, 28.8, जी ठीक है। बल्कि परचेज डेट से क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आपने फाइंड आउट करनी है डिस्पोजल डेट तक, और क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 40 माइनस 24.96, 15.04 होगी जी वर्किंग। इसकी एंट्री बोलना जरा। खामोशी से बोल दिए सर। डिस्पोजल की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है सर ये, सर ये वही है सर। इसको कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? नहीं, अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाना तो वहाँ डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, पूरी एंट्री तो बोलना है। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में प्लस करनी है माइनस करनी है? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। डिस्पोजल अकाउंट नहीं बना रहे आप लोग, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आगे फिगर जर्नलिस्ट ठीक है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालो, कर लें सभी रिवाइज, ये चीजें रिपीट होनी है आगे जाके भी, अब याद होनी चाहिए। कब तक ये चीजें देख के लिखनी है आपको। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई करें जहन में, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी से शुरू करें, लेस आगे जहन में लाए। किसी ने निकाली डेप्रिसिएशन क्या ये फिगर? ठीक है, बाकी कंप्लीट कर फिर सोचो, स्केड्यूल पूरा करें। 30.84 अगर 48 अगर आ गया 30.48, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी बनानी पड़ेगी 190 माइनस 60 130, लेस होना होता है फिर ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ डिस्पोजल, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ डिस्पोजल। बोलेंगे तो फिगर क्या है? ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ डिस्पोजल ढूंढ देंगे जरा, मुझे अपनी पुरानी पिछली वर्किंग देखें, जर्नलिस्ट आप भी बता दो, बाकी करते रहे ठीक है। तो एक फिगर बस बोल दें कौन सी ढूंढ लेंगे। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी ऑफ डिस्पोजल 2017 2018 के स्टार्ट पे 28.8, इसका माइनस करके फिर वो एसेट्स आ जाएंगे तो पूरा साल यूज होगा 101.2 मल्टीप्लाइड बाय 20%, पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी उन एसेट्स पे जो पूरा साल यूज होगा 20.24। नेक्स्ट क्या होता था? डिस्पोजल की एडिशन की डेप्रिसिएशन ढूंढना। हाँ जी 3.84,
तो एडिशन हुई है कितने से? अप्लाई किया आपने 96 से, कल जब बात हो रही थी। उसका फर्स्ट ईयर है, रेट है 20%। मंथ्स गिने 8 गिन लिए सबने? कहाँ से कहाँ तक? नहीं सितंबर से नहीं, सितंबर तक 8 बनेंगे, सितंबर से पहले तक, और सितंबर के बाद फिर 4/12, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6.4। टोटल डेप्रिसिएशन बनेगी 30.48। पहले स्केड्यूल पूरा करें, इसमें एक दफे का ज्यादा नहीं हो। सीडीज निकालें, एलिमिनेशन लिखें, एलिमिनेशन की एंट्री वाइज करें, और से देखें फिगर सीडीज तक पहुंचे, कैरिंग अमाउंट निकालें। कुछ याद आ जाता है सर प्लीज? जाने स्टूडेंट्स हो गई वर्किंग्स? ये कैरिंग अमाउंट से निकालें, आगे चलें। कैरिंग अमाउंट कितनी बनी है? अभी तो क्लोजिंग आएगा ना, पहले क्लोजिंग निकाल के फिर कैरिंग अमाउंट तक आए। ये जो बोर्ड पे वर्किंग है ये तो नहीं लिख रहा आपके? जाने स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिखी? हाँ फंसे में से जी सर, डेप्रिसिएशंस फाइनल हुई हैं 30.48। एक प्लांट की भी है यार। प्लांट की डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स की आएगी? इसका मेथड कौन सा है? इसका भी स्ट्रेट लाइन फर्स्ट ईयर ही है, इसकी भी वर्किंग करेंगे। कितने मंथ्स की गिन लेंगे? 2 महीने कंप्लीट होने के बाद 699.25 मल्टीप्लाइड बाय, या लाइफ दी हुई डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 2/12, नवंबर दिसंबर 7.77। कंप्लीट करें सभी, कंप्लीट करें, जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखी जा रहा है। कौन से 2 महीने? कंप्लीशन कब हुई है, ढूंढे जरा डेट्स। 31 अक्टूबर, तो नवंबर दिसंबर में डेप्रिसिएशन चालू हुई when the asset is completed available for use। $7.77 डेप्रिसिएशन का टोटल कीजिएगा तीनों। 50.25। ये एक एलिमिनेशन वाली एंट्री का सेकंड इफेक्ट रहता है। 48 की इधर एंट्री दोबारा बोले, ढूंढ के कहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट भी होनी है ना? कितनी अमाउंट थी ये? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट का मतलब क्या है? प्लस करो या माइनस? एसेट क्रेडिट दोनों में माइनस आना। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? कर ले कंप्लीट, क्लोजिंग निकालना। क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहला जीरो क्यों है पता है आपको? सोच के बताएं, सोच के बताएं। नहीं नहीं, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन होने से क्या हुआ? जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी थी वो एलिमिनेट हो गई है, और अब अगले साल से दोबारा डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू चार्ज होगी। ठीक है, इक्विपमेंट में बता दें क्लोजिंग 75.44 and 7.77, 7.77, 83.
देन कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी? हाँ जी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस। करें करें प्लीज करें वर्किंग। 178 एज इट इज आ जाएगा, 246 माइनस 75.44, 170.56 एंड प्लांट की फिगर 699.25 माइनस 7.77, 691.48, 1040.04। अगले डिस्क्लोज होते हैं। हाँ जी शुरू करें। ये दो सिर्फ एक वर्किंग मैंने और डिस्कस करनी है आपसे, कॉस्ट मॉडल वाली, बाकी आप करें जरा हिम्मत। मेजरमेंट बेसिस ढूंढना और क्या ढूंढना? बनाए बनाए खुद से बनाए, खुद से बनाए, खुद से बनाए, खुद से बनाए। मुझे फिर वही कहना होगा कि आपने कुछ दिन पहले भी ये बनाया। इस सवाल में उसका नाम मैं नहीं लेता। चीजें रिपीट हो रही हो तो सर हिम्मत होनी चाहिए। सब ओके जी यहाँ तक? जी मेजरमेंट बेसिस किस किस के लिए क्या है, कैसे लिखेंगे? इस टेबल के नीचे ही आ जाएंगे मेजरमेंट बेसिस। ऑफिस बिल्डिंग की मेजरमेंट बेसिस, रिवैल्यूएशन मॉडल। इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला करेगी आपको? क्वेश्चन में ही है, आपने उसी को अप्लाई किया। और कॉस्ट मॉडल किस किस के लिए? इक्विपमेंट एंड प्लांट। अब यही टेबल भी एक्सटेंड हो सकता है और दोबारा हेडिंग्स भी लिखी जा सकती हैं एसेट्स की। मैंने इसी टेबल के नीचे लिख दी है, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग वगैरह वगैरह। और बताएं क्या होता है? डेप्रिसिएशन मेथड्स बताएं। क्वेश्चन देखना है आपने ये, डेप्रिसिएशन मेथड देखें। बिल्डिंग के लिए क्या है? स्ट्रेट लाइन है। इक्विपमेंट के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस है, और प्लांट का भी स्ट्रेट लाइन ही है जी। डेप्रिसिएशन रेट या लाइफ जो भी अवेलेबल है, ठीक है। यूजफुल लाइफ स्लैश रेट। गिवन फिगर्स ढूंढनी है आपने। 20 years, 20%, 15 years। एनी कंफ्यूजन सर? और कुछ? डिस्पोजल के, हाँ जी डिस्पोजल के भी डिस्क्लोजर होते हैं वैसे, तो बताएंगे एक दो ढूंढे कहीं किसी जमाने में लिखे होंगे। ढूंढे 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 दोबारा रिवाइज कर ले, लिखना। सारे तो नहीं अवेलेबल, लेकिन दो तीन जो है वो तो लिखना। कॉस्ट लिखनी होती है, ढूंढे कहीं। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिखनी होती है आगे, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी आगे, सेल प्रोसीड्स और नेम ऑफ बायर, और एक तो बता दें। सारी मेरी तरफ हो गए। मोड ऑफ डिस्पोजल, और किसके डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं? हेडिंग लिखें। डिटेल ऑफ डिस्पोजल है कोई डिस्पोजल किस चीज में? किसकी डिस्पोजल है सर? इस वक्त शायद रजिस्टर पे तो ना लेकिन मिले, लेकिन वैसे जहन में सोचे हैं, दो तीन सोच रहे हैं कहीं मिल जाए तो देख लें एक तरह। कहाँ देख रहे हैं? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, डिस्पोजल की ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताएं। ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का वर्ड किस किस को कवर करता है?
कॉस्ट को भी कवर कर लेता है और रिवैल्यूएशन में फेयर वैल्यू को भी कवर कर लेता है। तो कॉस्ट इसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है। क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बताएं। नहीं बतानी, चलो सॉरी है, सॉरी मैं पूछा। बोर्ड से देखें सर 15.04। अब क्या आ जाएगा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट माइनस, कैसे ना बोलते जा रहे हैं चीजें। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कवर किस किस को कवर करता है? कॉस्ट मॉडल में कॉस्ट को कवर कर देता है, रिवैल्यूएशन मॉडल में फेयर वैल्यू पे। तो कॉस्ट पे आ गया। डिफरेंस लें 24.96। आगे जरा 2-3 और सोच लें, अवेलेबल तो नहीं है शायद। तो सेल प्रोसीड्स है, वैसे लिखी जा सकती है, जरा ढूंढने जरा 0.1, जरा सोचे सोचे। कितनी इसकी सेल प्रोसीड्स लगी होंगी? अब एक्सचेंज हुआ, ये ट्राई करें जी, पॉइंट नंबर 2 में ढूंढना। सेल प्रोसीड्स जाने देंगे, खुदा के लिए जाने। 96 कहानी भुगा दे। 91, 93, 21 के बारे में सोचे। क्या है ये? किसकी? लेकिन ये पैसे लेने की बजाय क्या किया है? एसेट ले ली है। कितनी मार्केट वैल्यू लगी इसकी? 21 लगी है। गेन हुआ लॉस हुआ, वर्किंग देखें और से देखें। और जाने दें यार, खुदा के लिए यार। इसकी डिस्पोजल पे गेन हो गया लॉस हो गया, अल्लाह जाने, हमें क्या पता गेन लॉस कैसे आता है। और मेरे भाइयों कैरिंग अमाउंट कितनी है? सेल प्रोसीड्स कितनी लगी हैं? गेन हो गया, आगे बोर्ड से देख के डिफरेंस लिखें। 3.96 आना था, लेकिन बोर्ड से देखो। गेन हो गया, लॉस क्यों हो गया? सेल प्रोसीड्स कैसे पता चली मुझे? किस, ये तो फेयर वैल्यू है। अगर हम बेचते तो ये कितने का बिकना था? मार्केट वैल्यू पे बिकना था, कॉस्ट पे बिकना था? आगे सोचें और क्या होता है? रिवैल्यूएशन, मोड ऑफ डिस्पोजल। मोड ऑफ डिस्पोजल का मीनिंग बताएं, किस तरीके से बेचने का मीनिंग बताएं। हाँ जी, निगोशिएशन हुई है, टेंडरिंग हुई है। देखें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तो सिंपल एक्सचेंज हुआ है, नेगोशिएशन पे एक्सचेंज हुआ है। ये तो उस तरह से डिस्पोजल है ही नहीं। नेगोशिएशन करके शायद एक्सचेंज हुआ है, तो नेगोशिएशन शायद लिखना चाहिए। डिस्पोजल कैसे कैसे हो सकती है? नेगोशिएशन, टेंडरिंग, वर्ड याद करें यार। और कुछ किसके डिस्पोजल लिखी जा रहा हूँ? और क्या होता है? पर्टिकुलर बायर ढूंढे, बायर कौन है जिसने खरीदा? मंडे लिमिटेड। मंडे लिमिटेड बायर ही तो है। कौन है मंडे लिमिटेड? जिसने बेचा उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? मुश्किल वर्ड है, तो बायर का बेटा पता नहीं है। बोर्ड से देखे डैश लगाए। मंडे लिमिटेड कौन है? हम कौन है? जिसने कौन सा बेचा है, कौन सा लिया? ओल्ड दिया, नया दिया। तो बायर का पर्टिकुलर्स लिखने थे, जिसने खरीदा है उसका नाम नहीं। तो प्लीज इस तरह की चीजें याद आनी चाहिए, जरा देख के बोले क्या क्या डिस्पोजल की डिटेल में होता है। रिवैल्यूएशन के डिस्क्लोजर शुरू करें। डिस्क्लोजर ऑफ रिवैल्यूएशन जी, नंबर 1 सबसे पहले क्या लिखना होता है? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन होना। हाँ जी, अब क्या लिखेंगे? लास्ट रिवैल्यूएशन डेट क्या है?
1 जनवरी 15 लिखें या 31 दिसंबर 18 लिखें? 18 लास्ट तो हमारे साल के एंड में हुई है। तो लास्ट इवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन लास्ट इवैल्यूएशन ये ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं जी साहब? Last evaluation was performed on 31st December. जी पॉइंट कौन सा? अलग-अलग लिखे ना सर, लिखना तो पूरा पॉइंट 4 ही है लेकिन अलग-अलग लिखे। सबसे पहले क्या बताना होता है? डेट ऑफ इवैल्यूएशन। अब क्या बताना? नेम ऑफ रिवैल्यूअर। रिवैल्यूएशन किसने की है? द रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म बाय लिखें रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म बाय the size valuers an independent firm of valuer. नंबर 3 सर, सेंटेंस बोला यार। कैरिंग अमाउंट किसकी? बिल्डिंग की, मशीनरी की, प्लांट की, इक्विपमेंट की, किसकी? रिवैल्यूएशन किसकी हो रही है? क्वेश्चन साइलेंट है। कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग if cost model is used. वर्किंग करते हुए कैरिंग अमाउंट बिल्डिंग कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड। वर्किंग करते हुए क्या अज्यूम करना होता है? अगर कौन सा मॉडल गिरेगा, कौन सा मॉडल होता, तो फिर 31 दिसंबर 18 पे एसेट किस फिगर पे होता? ठीक है सर, बस एक वर्किंग है, बाकी तो मेरा ख्याल है कि आप इंडिविजुअली करने की कोशिश कर सकते थे जी। अब इसको कुछ रिवाइज कर दें यार, ये वर्किंग कभी की है मैंने पहले? नहीं, कैसे की? कैसे करते थे? हाँ जी ठीक है, मतलब क्या पता होता था उसको लेके आगे चल पड़ते थे। एसेट की कॉस्ट पता होती थी, उसको फिर देख लेते कि अगर वैल्यूएशन नहीं हुई पिछले सालों में तो डेप्रिसिएशन कितनी किस साल में चार्ज हुई होगी। ऐसे ही इसके लेजेस बनाते रहे हम, कॉस्ट मॉडल पे लेजेस बनते रहे। सर मैं अकेला बना लेता तो आपको दिखाता भी नहीं था जी। अगर कॉस्ट मॉडल पे एसेट होता तो कैरिंग अमाउंट क्या होती है कैलकुलेट होने लगा। इसका तरीका क्या होता है? कैसेट की कॉस्ट ढूंढी जाए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ढूंढा जाए, रिवैल्यूएशन मॉडल बस इग्नोर कर दिया जाए, कॉस्ट मॉडल जहन में रख के वर्किंग कर दी जाए। अब बात किसकी हो रही है? किस एसेट की बात हो रही है? ऑफिस बिल्डिंग। डाटा ढूंढे जी, ऑफिस बिल्डिंग की कॉस्ट ढूंढे। कहानी मुका दो, कहानी ही मुका दो। जो नजर आए उससे कॉस्ट 36 ढूंढे, डबल कॉस्ट 276 है, 240 जमा 36, 240 जमा 36 276 कॉस्ट मिल गई। गुड एफर्ट। क्या ढूंढ रहे हैं? किसकी? परचेज डेट ढूंढे, परचेज डेट ढूंढे। ये 240 के है, कॉस्ट ही है यार, कॉस्ट है, कॉस्ट है, कॉस्ट है। इसके साथ कल एक डेट लिखी हुई है, इसके साथ या 36 के साथ कोई लिखी होनी चाहिए। इसके साथ कल एक डेट लिखी है सर, तो 40 के साथ लिखी है या 8.5 के साथ शायद लिखी है, तो 40 के साथ लिखी है कल यार। क्वेश्चन में 240 के साथ एक सेंटेंस लिखा है कल, एक दिन क्योंकि गुजर गया इसलिए मिट गया सेंटेंस।
जरा गौर से देखें, नजर सही नहीं आ रहा। ये क्या थी? हमें कैसे पता चला था ये लास्ट रिवैल्यूएशन दैट इज 1 जनवरी 2015 की फेयर वैल्यू? मैंने ये सेंटेंस लिखते हुए कहा था आंखें बंद कर लें और सेंटेंस लिख लें, इसलिए पता चला था। हमें ये कैसे पता चला था कि ये 1 जनवरी 15 की फेयर वैल्यू है? किस फिगर से कुछ पता चला था? 8.5 से एक चीज पता थी, एक चीज हमें 8.5 से पता चली थी। 8.5 क्या बता रहा था? सरप्लस का ओपनिंग था या ये वो सरप्लस था जो आया था? ओपनिंग सरप्लस था। एक 36 शायद नजर आया था फिर हमें। 36 क्या था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस था। कैलकुलेटर उठाएं, हमने 240 कैलकुलेटर पे लिखा था और डिवाइडेड बाय 20 साल किया था। 12 क्या नजर आया था? इस साल की डेप्रिसिएशन नजर आई थी। इस डेप्रिसिएशन से हेल्प हुई थी। इस डेप्रिसिएशन को 12 की डेप्रिसिएशन को जब आपने 36 के साथ देखा था तो आपको क्या पता चला था? 3 साल गुजर गए हैं। तो कौन से 3 साल गुजर गए? रिवर्स गए थे हम। 18 के स्टार्ट में थे, 17 गुजर गया था, 16 गुजर गया था, 15 गुजर गया था। और नीचे क्योंकि सरप्लस आ रहा है 8.5 इसे लास्ट इवैल्यूएशन पे और उसका रिमेनिंग बैलेंस पड़ा हुआ, तो फिर हमें ये पता चला था कि 240 जो है ये कॉस्ट नहीं है, ये उस दिन की फेयर वैल्यू होगी जिस दिन सरप्लस 10 आया होगा या 8.5 आया होगा। प्लीज, व्हाट इज 8.5? ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन 1 जनवरी 18, जो रिमेनिंग बैलेंस। ये कितने साल गुजर जाने के बाद रिमेनिंग है? 3 साल रिवैल्यूएशन के बाद गुजर जाने के बाद ये रिमेनिंग है। देयरफॉर यहां से एक 17 साल भी पता चले थे। वो कैसे पता चले थे 17 साल? 20 साल माइनस 3 साल। 3 साल कहां से पता चले थे? 36 से 36 3 साल गुजर गए हैं यहाँ से पता चला। तो 240 बेटा प्लीज, कोई कॉस्ट नहीं है यार। 240 क्या है? फेयर वैल्यू है, लास्ट रिवैल्यूएशन डेट की ये फेयर वैल्यू। लेकिन यहां से एक वर्किंग हो सकती है। लास्ट रिवैल्यूएशन डेट पे 240 का फेयर वैल्यू है और सरप्लस उस वक्त 10 था या 8.5 था? तो उस जमाने में कैरिंग अमाउंट क्या होगी? कैरिंग अमाउंट क्या होगी? किसी को पता है रिवैल्यूएशन कैसे होती है? किससे कंपेयर करते हैं? तो 240 फेयर वैल्यू है या कैरिंग अमाउंट है? उस जमाने की फेयर वैल्यू है, 10 सरप्लस आया था, तो सरप्लस 240 में ऐड होने की वजह से हमारी कैरिंग अमाउंट उस वक्त कितनी होगी? 230। ठीक है, तो प्लीज सारी फिगर गौर से देखें। मैंने 240 की बात की है, 36 सामने देखा है, 8.5 देखा है और एक वर्किंग कल हुई थी 3 सालों वाली। तो 240 इज द फेयर वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2015 और अगर 10 सरप्लस आया था तो कैरिंग अमाउंट उस वक्त होगी 230। बाकी भी फिगर्स लिख लीजिएगा पहले, जब अच्छी तरह बात समझ लेना। अब 230 के कैरिंग अमाउंट, लेकिन हम तो अभी भी कॉस्ट की तलाश में। अब कैरिंग अमाउंट और कॉस्ट एक ही चीज होती है? अमाउंट और कॉस्ट एक ही चीज होती है। अब कैरिंग अमाउंट में से क्या लेस हुआ होगा? पिछले सालों की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस हुई होगी। अभी तक जितने क्वेश्चंस हम करते रहे उनमें एसेट की या तो कोई कॉस्ट दी होती थी या कोई परचेज डेट होती थी। अगर यहाँ भी किसी इस बिल्डिंग की कोई परचेज डेट मिल जाए तो शायद हम और वापस जा सकते हैं। 230 किस दिन की कैरिंग अमाउंट हमें पता चल गई, लेकिन हमें तो कॉस्ट चाहिए। तो पहले आज जो मिला है उसे लिख लेते हैं। हम तलाश किसकी कर रहे हैं? कॉस्ट की, ताकि हम कॉस्ट मॉडल की बेस से वर्किंग कर सकें। लेकिन बड़ी कोशिश के बावजूद हमें फिलहाल क्या मिला है, तो आइए वो मिला कैसे है जरा उसकी वर्किंग लिखें। इसके नीचे स्पेस रख लीजिए, यहाँ गेट डिस्क्लोजर बन रहा है, 2-3 लाइनें छोड़ दें और जिस इस फिगर को जिस तरह ये फाइंड आउट हम करेंगे उसकी जरा वर्किंग लिखें। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बातें डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट तरीकों से समझ आ सकेंगी। हेडिंग जरा दोबारा पढ़े, पॉइंट नंबर 3। हम चाहते क्या है? किस मॉडल पे, कॉस्ट मॉडल पे कैरिंग अमाउंट आती कैसी है?
कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इग्नोरिंग रिवैल्यूएशन, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं मिल रही, इंशाल्लाह कुछ करते हैं। 2-3 लाइनें छोड़ के एक सेंटेंस लिखा, द कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, या सॉरी इस तरह लिखो, रिवैल्यूड अमाउंट रिवैल्यूड अमाउंट किसे कहते हैं? फेयर वैल्यू के लिए वर्ड है। ऑन लास्ट रिवैल्यूएशन डेट, carrying amount on last revaluation on 1st January 15 was 240. Revalued amount on last revaluation on 1st January 15 was 240. सही है? Revaluation surplus देख ले भाई। Revaluation surplus on 1st January 2015 was 10. तक कैसे पहुंचे थे? 8.5 डिवाइड बाय 17 इंटू 20। 20 कहां से आ गया? 17 सालों का ये सरप्लस था, इंटू 20 करेंगे तो टोटल आ जाएगा। इंटू 3 करके क्या आया था कल? जो 3 सालों में ट्रांसफर हुआ था उसको भी जमा कर देंगे तो 10 आ जाएगा। अच्छा, मैंने ये 240 के साथ 1 जनवरी 15 लिखा, एक साहब ने मेरे कहा ये तो 1 जनवरी 18 होना चाहिए। नहीं, उस दिन भी यही होगा, अगली रिवैल्यूएशन तक 240 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन कब हुई है? 31 दिसंबर 18 पे जाकर रिवैल्यूएशन हुई है। तो किस दिन ये 240 हो गया था? 1 जनवरी 15 पे हो गया था। उसके बाद 16, 17, 18 के एंड तक यही रहा। फिर जब रिवैल्यूएशन होगी तो डेफिनेटली एसेट 178 पे आ जाएगा, ठीक है। तो कब हो गया था और कब तक यही आ रहा है? 1 जनवरी 15 तक पे हो गया था और 1 जनवरी 18 पे भी यही आ रहा, क्योंकि उसके बाद रिवैल्यूएशन यही 3 साल 36 से हमें पता चला। अब इन दोनों फिगर्स को अगर गौर से देखा जाए 240 और 10, तो कैरिंग अमाउंट on 1 जनवरी 15 should be होनी चाहिए, बताएं। 250 है। अगर कैरिंग अमाउंट 250 होती फिर तो लॉस होना था। तो अगर कैरिंग अमाउंट कम होगी तभी सरप्लस आया था। आए यहां तक नोट कर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है। जी सर, अब हमें कॉस्ट चाहिए थी या कैरिंग अमाउंट चाहिए थी? असूलन हमें क्या चाहिए था? कॉस्ट चाहिए थी, लेकिन कॉस्ट अभी भी नहीं मिली। हमें क्या मिल गया? किस दिन की कैरिंग अमाउंट मिल गई? अब यहाँ बेटा एक छोटी सी वर्किंग मैंने करनी है, अगर यहाँ तक लिखिए तो बता दो। आगे आप लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, छोटी सी वर्किंग करवा दूंगा। एक सेकंड जरा 20 ईयर्स दोबारा जरा ढूंढना जरा। 20 ईयर्स क्या है? किस दिन रिमेनिंग लाइफ है? इसी दिन की रिमेनिंग लाइफ है, इसी दिन की रिमेनिंग लाइफ। अब रिमेनिंग लाइफ की बेस पे आप डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं? या तो रिवैल्यूएशन हो जाए और ये एस्टिमेट चेंज हो। फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एंड डब्ल्यूडीबी इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ अगर एस्टिमेट चेंज हो। रिवैल्यूएशन के बाद और एस्टिमेट चेंज होने के बाद हम रिमेनिंग लाइफ काउंट करते हैं। हम इस वक्त रिवैल्यूएशन इग्नोर कर रहे हैं और एस्टिमेट चेंज वाली कोई बहस नहीं। और सुनो बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा वर्किंग कैसे होती है? अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है और ना रिवैल्यूएशन हो और ना एस्टिमेट चेंज हो, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड में आप किस फॉर्मूले से वर्किंग करेंगे? कॉस्ट
माइनस रेजिडुअल वैल्यू इफ एनी डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ या टोटल लाइफ? टोटल लाइफ। बस फॉर एग्जांपल एक एसेट हमने खरीदा 2021, 100 इसकी कॉस्ट थी और लेट्स अज्यूम 10 इयर्स उसकी लाइफ थी, डेप्रिसिएशन बन जाएगी 10। 2022 में अगर इवोल्यूशन नहीं हुई, एस्टिमेट चेंज नहीं हुआ, तो दोबारा बताएं वर्किंग कैसे होगी? 100 डिवाइड बाय 10, 100 क्या अज्यूम कर रहा हूँ मैं, 10 क्या अज्यूम कर रहा हूँ लाइफ, और डेप्रिसिएशन 10 आई। ऐसे ही सर, क्या एक साल बाद 9 साल लाइफ नहीं रहेगी? यकीनन 9 रह गई है, लेकिन उसकी बेस पे रिमेनिंग लाइफ काउंट कब करेंगे? इवोल्यूशन हो जाए, एस्टिमेट चेंज हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल ना हो 2023 में आ जाए, 100 डिवाइड बाय 10, ऐसे ही होगा सर, एंड सो ऑन। ऐसे कब तक होता रहेगा? या तो लाइफ पूरी हो जाए, या रिवोल्यूशन हो जाए, या एस्टिमेट चेंज हो। अभी तक हमने यही पढ़ा, तो हमेशा ऐसे ही होता है, कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल लाइफ। लेकिन अगर कभी मजबूरी पड़ जाए तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे भी हो सकता है, 100 डिवाइड बाय 10, 10 ईयर बनी, 10 सॉरी डेप्रिसिएशन बनी फर्स्ट ईयर, 10 की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद WDV बता देंगे 90 कैसे? अगर आपको कॉस्ट पता है और आपको टोटल लाइफ पता है, तो आप अगले साल भी वर्किंग कैसे करेंगे? 100 डिवाइड बाय 10, 100 डिवाइड बाय 10, स्ट्रेट लाइन मेथड की बात हो रही है। मैंने दो चीजें कही, अगर बताओ कौन सी? कॉस्ट पता हो और टोटल लाइफ पता हो तो आप ऐसे ही करेंगे। लेकिन अगर कॉस्ट और टोटल लाइफ ना पता हो और मेथड स्ट्रेट लाइन है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 90 क्या उठाया मैंने और डिवाइड बाय 9, 9 कहां से आ गया? रिमेनिंग लाइफ। अब रिमेनिंग लाइफ मैंने क्यों काउंट कर दी? अगर कॉस्ट और टोटल लाइफ पता होगी तो हमेशा आप ऐसे ही स्ट्रेट लाइन मेथड में वर्किंग करेंगे। लेकिन अगर कॉस्ट और टोटल लाइफ ना पता हो, क्या क्या ना पता हो, तो आप WDV को भी रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करके यही 10 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। 90 डिवाइड बाय 9 करें जरा कैलकुलेटर। 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, नहीं आ रहा, साथ वाले कैलकुलेटर में भी नहीं आया। क्या आज के बाद हम स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसे वर्किंग किया करेंगे? मैं क्यों कर रहा हूं? अगर कॉस्ट और टोटल लाइफ ना पता हो तो WDV डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ से भी डेप्रिसिएशन इन स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेट की जा सकती है। WDV बताएं कितनी रहती है? तो कैसे? 90 माइनस 10। इसी तरह 2022 एंड 2023 में, अब 2023 में असूलन अगर क्या क्या पता है तो कैसे होना चाहिए? 100 डिवाइड बाय 10 होना चाहिए, 100 डिवाइड बाय 10 होना चाहिए। लेकिन अगर कॉस्ट और टोटल लाइफ नहीं पता तो क्या 80 डिवाइड बाय 9 हो सकता है? अगर WDV लेनी है तो फिर रिमेनिंग लाइफ लेनी, ठीक है? अच्छा, लेकिन ये कर सकता है 2023 में कि WDV पता चल गई थी मुझे 90, लेट्स ये नहीं पता था मुझे फर्स्ट ईयर के एंड का WDV पता चल गई थी और रिमेनिंग लाइफ मैंने उस दिन कहीं से ढूंढ ली थी, तो मैंने 2022 में वर्किंग कैसे की? 90 डिवाइड बाय 9। अब अगर मुझे WDV पढ़ी पता है पुरानी और रिमेनिंग लाइफ भी पता है मुझे पुरानी, तो क्या ऐसे भी कर सकता हूँ? यदि ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, और असूलन मुझे बल्कि अब ऐसे ही करना चाहिए। क्या स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल रिमेनिंग लाइफ गिनूं? अब एक दफा मैंने WDV ढूंढ ली, एक दफा मैंने रिमेनिंग लाइफ ढूंढ ली, अब आगे मैं 90 डिवाइड बाय 9 करता चला जा सकता हूँ। समझ आ रही मेरी बात? समझ आ रही है सर? लेकिन सपोज मेरे पास ये दूसरे साल की फिगर्स नहीं है, मुझे कहीं से मिली है WDV 80 और मुझे कहीं से पता चला है कि रिमेनिंग लाइफ अब 8 रह गई है,
और मेथड कौन सा है? असूलन क्या होना चाहिए था? मुझे पता चलनी चाहिए थी कॉस्ट और मुझे पता चलनी चाहिए थी टोटल लाइफ, लेकिन अगर वो नहीं मालूम हो सकी और मुझे किसी दिन की WDV मिल गई है और उस दिन की मेरी रिमेनिंग लाइफ मिल गई है, तो वहां से मैं ऑनवर्ड्स वर्किंग कर सकता हूँ। लेकिन क्या हर साल रिमेनिंग लाइफ और हर साल WDV जरूर गिनना कंपल्सरी है? अब अगर एक दफा मिल गई है तो फिर आगे उसी को यूज किया जा सकता है। लेकिन सपोज अगर मेरे 2 साल वाली फिगर मिली है, तब 80 डिवाइड बाय 8 होना चाहिए। फॉलो करें? क्या आ गया आंसर? 10 आगे, 10 के बाद WDV क्या होगा? अब बताएं अगले साल की वर्किंग कैसे करें? असूलन 80 डिवाइड बाय 8 करता जाऊं। लेकिन अगर फर्ज करें मुझे इस 70 मिला कहीं से, 70 अब है क्या? WDV है, और अब मुझे पता चल गया कि कहीं से रिमेनिंग लाइफ 7 है। तो अगर WDV उठानी है मैंने, तो फिर मैं रिमेनिंग लाइफ हूँ, और हमेशा मुझे स्ट्रेट लाइन में क्या ढूंढने की कोशिश करनी है कि मेरे कॉस्ट मिले और टोटल लाइफ मिले। लेकिन अगर वो ना मिल सके तो WDV डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ हो सकता है। ऐसे ही क्या करेंगे? ऐसे भी हो सकता है। अगर क्या ना मिले तो कैसे भी हो सकता है। अब एक सेकंड अपना 230 देखें। हमें 230 क्या मिला है? WDV मिली है, कैरिंग अमाउंट WDV मिली है। किस दिन की WDV मिली है? 1 जनवरी 15 की मिली है। और क्या 1 जनवरी 15 की आपको रिमेनिंग लाइफ मिल गई है? ये 20 टोटल लाइफ है या रिमेनिंग है? तो यकीनन हमें और पीछे जाना चाहिए था और कॉस्ट ढूंढनी चाहिए थी, लेकिन उस तक हम इसलिए नहीं जा सकेंगे कि परचेज डेट भी नहीं है। देयरफॉर कैलकुलेटर पर एक दिन बाद में ये नोट कीजिएगा कैसे करना बताता हूँ। 230 कैलकुलेटर में लिखें, डिवाइड बाय बताएं 23। ये 20 किस दिन की रिमेनिंग लाइफ थी? 1 जनवरी 2018 की, और 15 भी खड़े हैं तो 3 और जमा कर लें। बोला बस कर यार, 20 है ही उस दिन की जिस दिन खड़े हैं यार। क्यों सवाल में गलत बनाई? इतनी मुश्किल से मैंने रटा लगा। प्लीज 20 साल इसका पढ़िएगा, दोबारा एक बार पढ़ लें। पढ़ के अब तो मेरा ख्याल थक गया हम इस सवाल को। ये किस दिन की रिमेनिंग लाइफ है? 1 जनवरी 18 की। कहाँ लिखा 15? लास्ट इवेल्युएशन बोला ना, लास्ट इवेल्युएशन। लास्ट इवेल्युएशन हुई है 1 जनवरी 18 को। जानते हैं 23 साल हो गए। नहीं वो 10 लानी थी ना। असल में मेरे इस सारी बात का मतलब ये था कि डेप्रिसिएशन हर साल 10 होनी चाहिए। तो मौलाना इसलिए कह रहा है 230 WDV है, 10 डेप्रिसिएशन हर साल कैसे निकलेगी? डिवाइड बाय 23 करके। मेरी इस पूरी बहस का मतलब था कि जब कभी कॉस्ट और टोटल लाइफ ना बताओ तो हर साल डेप्रिसिएशन 10 निकाल के जोड़नी है। ये तो वैसे मुझे भी नहीं पता था, तो खुदा का नाम नहीं है। 230 लिखेगा सर, डिवाइड बाय बताएं वर्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 230 के कैरिंग अमाउंट WDV डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। क्या आंसर है? अभी किस साल की डेप्रिसिएशन आई? 11.5 15 के 35 समय 15 एक साल की। अब अगले साल की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए दोबारा 230 में से 11.5 माइनस करके डिवाइड बाय 19 करो, या एक दफा अगर बात मिल गई है तो उसको फ्यूचर में आप कंटिन्यू कर दो। तो 230 डिवाइड बाय 20 पर एनम डेप्रिसिएशन आ जाएगी। किस साल से? 15 से आ जाएगी। 15 से 15। अब हमने कहां तक वर्किंग करनी है? 18 के एंड तक या 18 के शुरू तक? सोच के हमने एंड तक आना, इग्नोरिंग एवल्यूएशन। ईयर एंड तक कैरिंग अमाउंट। तो 15, 16, 17, 18, 11.5 क्या है? इंटू 4 करें, इंटू 4। ये क्या है? ये क्या है? 4 साल जो गुजरे हैं उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन और माइनस 230। ये क्या है? 184 क्या है? कॉस्ट कॉस्ट आ गई जनाब, वक्त के साथ साथ कॉस्ट आ जाती है। तुम बस करो यार।
अब तो इस क्लास में अल्लाह का शुक्र ये भी नहीं कहा जा सकता गर्मी बढ़ी है, तो यही कह सकते हैं कि ठंड बहुत होगी। लेकिन एनवायरनमेंट अल्हम्दुलिल्लाह प्लीज पढ़ाई के लिए कंड्यूसिव हुआ हुआ है यार। प्लीज 184 क्या है? अगर क्या होता अगर कॉस्ट मॉडल, लेकिन ये बात अपने जरा काइंडली याद रखनी है जब मैंने बात की। और मैंने कहा क्या है, जरा बोर्ड पे देखिएगा, और क्या है, इफ कॉस्ट एंड सेंटेंस बनाया था, एंड टोटल लाइफ इज नॉट अवेलेबल कर ना हो, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे हो सकता है WDV डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। लेकिन मैंने बार बार 3 दफा रिमेनिंग लाइफ गिनी है जस्ट आपको बताने के लिए। अगर एक दफा WDV रिमेनिंग लाइफ मिल जाए और स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो उसके बाद उसी फिगर को कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है सर? तो सबसे पहले इस तरह करें कि जहां आप नोट कर रहे थे उसके नीचे इन स्ट्रेट लाइन मेथड और करके लिख लें अपने पास। इस तरह की चीज है, अभी एक आध दिन बाद मैंने क्वेश्चन देना उसमें रिपीट होनी है, और काइंडली फिर ये ना हो कि उस वक्त फिर आप पूछ रहे हो कि ये क्या हुआ। ये मसले क्रिएट हो रहे हैं और उनके हल निकल रहे हैं। जिस तरह कल 8.5 का एक मसला आया था, कल छोड़ दे लिखने से पहले बताएं 8.5 में दोबारा देखते क्या मसला आया था, क्या मसला आया था, क्या मसला आया था। कोई कैरिंग अमाउंट नहीं है ना, ये रिमेनिंग सरप्लस था। सरप्लस ट्रांसफर की अमाउंट कैसे आती है? टोटल सरप्लस डिवाइड बाय टोटल लाइफ। उसी तरह का मसला यहाँ भी हुआ, लेकिन ये था रिमेनिंग सरप्लस, तो देयरफॉर रिमेनिंग सरप्लस डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ ही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ रिमेनिंग लाइफ 17 क्यों ली थी मैंने, 20 क्यों नहीं ली? देख के क्योंकि ये सरप्लस किस दिन का था? ये 1 जनवरी 18 का था। ये 230 में किस दिन का निकाला हुआ? 1 जनवरी 15। उस दिन रिमेनिंग लाइफ 20 थी, लेकिन 1 जनवरी 18 पे आकर रिमेनिंग लाइफ 17 हो गई थी। ठीक है, अब जल्दी से नोट कर लो जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने पार्टिसिपेट किए, प्लीज सीरियस लें सर जी, ये तो बहुत सीरियस काम है। हमारा तो ध्यान ही सिर्फ एक चीज की तरफ है, अगली छुट्टियां कब आएंगी, आज क्यों बुलाया गया है? हमारे जुल्म है ये कंटिन्यू रहना है। हमें तंग किया जाता है, बहुत सीरियस इशू है सर, पेपर बहुत ज्यादा सीरियस आता है। थोड़ा थोड़ा आई होप कि आपको अंदाजा होना शुरू हुआ है। कहाँ से, किस सवाल से अंदाजा शुरू होना है? यहाँ से नहीं, इससे पहले भी हुआ एक दफा, तो उसका नाम पता नहीं क्या है। अच्छा, उसका याद समझे आंसर आप देना यार अपना, आंसर उसका आंसर बना के आंसर शीट देनी है मुझे। थोड़ा सा बाकी है उतना ही बाकी है जहां मैंने थोड़ा सा एक लाइन नहीं लिखी उसके बाद, सारा हो तो गया था, आंसर अवेलेबल है, हम क्या लिखें, तो देख के लिख लो, फायदा। बालाजी प्लीज कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? मैं कोशिश कर रहा हूँ झंझोड़ने की, रोज कोशिश करता हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम जाता हूँ। अच्छा, वॉल्यूम 2 ले लियो आप लोगों ने, कल याद से लेके आना है साथ, और कुछ दिन जरा वॉल्यूम 1 भी साथ रख लीजिए। जल्दी अरे एक थोड़ी सी बात और कंप्लीट करके चलते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सर अगर नोट कर लेंगे तो बता दीजिएगा प्लीज। आप लोग अपनी वर्किंग फिर पूरी कर लें, जहाँ बीच में मैं 2-3 लाइनें छोड़ दी। जहाँ 184 तक कैसे है? अभी एक 184 निकाला है, तो हमारा फाइनल आंसर 230 नहीं 180 तक है, 184 सर जी। ये नोट हो गया। इस क्वेश्चन, इस ये जो मैंने वर्किंग आपके सामने लिखी, इसमें क्या समझाना चाहा मैंने? जी एनीबॉडी राइटिंग नोट कर ली? चलिए कंप्लीट कर। कैरिंग अमाउंट इफ बिल्डिंग इफ कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड 230 डिवाइड बाय
तो 30 डिवाइड बाय 20 से क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, डेप्रिसिएशन पर एनम। डेप्रिसिएशन पर एनम से आगे क्या आएगा, आगे क्या करो, 230 माइनस 11.5 मल्टीप्लाइड बाय, ये 4 कहां से आए, कहां से, कौन कौन सा साल, 15 to 18, 18 क्यों पूरा काउंट कर रहा हूं, इग्नोरिंग रिवैल्यूएशन। आपने ये बताना होता है कि कॉस्ट मॉडल पे ईयर एंड पे कितना बैलेंस, इग्नोरिंग रिवैल्यूएशन। ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन नहीं है वैसे, वही है, लेकिन हम किस मॉडल की बात कर रहे हैं। तो अगर कॉस्ट मॉडल होता तो 11.5 मिलियन डेप्रिसिएशन चार्ज होती चली जानी थी किस साल के एंड तक, बल्कि आगे भी। अगर फॉर एग्जांपल 19 होता है, 19 में भी होगी, दोबारा लाइफ नहीं रिमेनिंग गिनेंगे, कब कब गिनते हैं। लेकिन मैंने रिमेनिंग लाइफ से क्यों डब्ल्यूडीवी का डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट और टोटल लाइफ की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। ये फाइनल आंसर था 184। ये कोई डिस्क्लोजर है क्या, एक रहता है अभी, ढूंढे 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 जल्दी कर, अभी 4 हुए, 4 हुए, एक और लिखे लिखे, एक हेडिंग लेके जल्दी वाइंड अप कर दे, चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। इसको कैसे सोचना होता है, चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, कौन सा लेजर स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना, रिवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर स्टेटमेंट फॉर्म में बड़े आराम से आप बना सकते हैं। ब्रॉड डाउन सरप्लस बताएं, हिम्मत हिम्मत, सारी फिगर्स अवेलेबल हैं, ब्रॉड डाउन सरप्लस बताएं, ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर बताएं, 1.5 1.5 या 0.5, 0.5 1.5 क्या था, वो तो पुराने 3 सालों में हो चुका है, हमारे साल का स्टार्टिंग पॉइंट 8.5, ट्रांसफर 0.5, फिर और क्या हुआ देखें, एक और एंट्री हुई हुई, हाँ जी, फिर लॉस आया 14 इस साल के एंड पे, और लॉस में सारा ही एडजस्ट हो गया, कितना सरप्लस था जो एडजस्ट हो गया, 8 रह गया था, सारा एडजस्ट हो गया। तो व्हाट शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, कैसे लिखेंगे, ब्रॉड डाउन सरप्लस 8.5, ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर 0.5, रिवैल्यूएशन लॉस 8 एडजस्ट हुआ ना इससे, एंड क्लोजिंग बैलेंस 0, बस यही लिख लो, मूवमेंट एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस। ओपनिंग सरप्लस है 8.5, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस 0.5, आगे रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में लॉस, लॉस तो 14 ही आया था, लेकिन सरप्लस में से कितना एडजस्ट हुआ 8, बाकी कहाँ गया प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस कितना रह गया 0। देखो कि क्लियर है यार, एक सेंटेंस भी होता है, there is no there is restriction, there is no restriction, पाकिस्तान में सेंटेंस क्या है, there is restriction, restriction है डिविडेंड देने पे सरप्लस में से, या नो रिस्ट्रिक्शन है, there is, बोला तो जा रहा है, there is restriction on distribution of revaluation surplus, distribution of dividend में रखना, there is restriction on distribution of dividend from revaluation surplus। किस में से क्या नहीं दिया जा सकता, कब तक, रिवैल्यूएशन सरप्लस के सामने जब तक फिगर है उसमें से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर ये ट्रांसफर हो जाए तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में जब चला जाएगा फिर ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है सर।
अल्हम्दुलिल्लाह, एक और सवाल आपने कंप्लीट कर लिया। लेकिन प्लीज मैंने बड़ी कोशिश की है कि कुछ ना कुछ आप भी सोचें। आई होप कि मैं वंस अगेन 100% नाकाम नहीं हुआ, 200% नाकाम हुआ। हमने एक और सवाल देख के लिख लिया है, फुल स्टॉप गौर से देखिएगा एंड में। जी सर जी, वो एक जो दस्तगिल का एक सवाल होता है उसमें एक थोड़ा सा पॉइंट रहता था, पहले वो फाइनल करना। दस्तगिल ढूंढने के रजिस्टर में दस्तगिल याद है? ये अब कुछ सवाल नहीं, यहाँ से 8-10 सवाल ऐसे होने जो जरा थोड़े से मशहूर और मारूफ हो जाने। एक उनमें से कौन सा हो गया? नहीं, फाइनली ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंशाल्लाह आप हर वीक अब एक एक कम से कम इस तरह का करते रहेंगे जिनमें स्टैंडर्ड मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो बाद में इन्हीं को शायद दोबारा रिवाइज करके हमें एग्जाम हॉल तक जाना है। तो ये मशहूर सवाल जो है, कुछ यकीनन मेरी कोशिश होगी, कुछ आपकी तरफ देना ही देना होगा, तो आप भी आई होप की हिम्मत करेंगे। तो दिस आपके रजिस्टर में आंसर है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है। इसका जरा पेज नंबर बता दें, किस पेज नंबर पे ये सवाल है? रजिस्टर का जरा पेज नंबर ढूंढ लें, 323। और एक छोटी सी जरा नई चीज आने लगी है, और बगैर किसी परेशानी के नई चीजें, कुछ असल में ऐसी चीजें भी हैं जिनकी डिटेल तो FA2 में है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ आइडिया आपके लिए रिक्वायर्ड है कि FA1 में हो। डिस्टिल ढूंढने की ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको मिल गया, पेज नंबर बता दें जरा। 323 पेज सामने रखना और डिस्टिल का आंसर ढूंढना। इसकी रिक्वायरमेंट में जाएगा, रिक्वायरमेंट में आराम आराम से वर्ड्स पढ़े, क्या लिखे हैं जी, जरा थोड़ा सा ऊंचा बोल दे ताकि मुझे भी आवाज आ जाए। बोर्ड पे जरा देखिएगा, ये जो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ये आपने कहीं नोट भी करना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे नोट करना। बार बार आप लोग मेरे से भी और अपनी पुरानी स्टडीज में भी वर्ड सुनते रहे होंगे। कभी कभी मैं वर्ड यूज करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करने लगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। लेकिन आपने एक वर्ड और भी सुना होगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ऐसे ही? असल में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तकरीबन सेम है, विद वन डिफरेंस जो आपके सिलेबस में है, जिसका जरा आपको आइडिया होना चाहिए। तो मैं कहने क्या लगा हूं, जरा मेरे साथ साथ रहिएगा। आपने कभी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में से स्टार्ट की? पहले क्या लिखवाते हैं हमने? नॉन करंट एसेट्स, सेल्स की बात हो रही, सेल्स आगे बोलते रहे, आगे बोलते रहे, मैं लिखूंगा। अगर इनकम पे एक सेकंड वापस आके 2-3 एग्जांपल्स बोल दूंगा। रेंट इनकम को और अच्छी, गेन ऑन डिस्पोजल, इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम, एनी अदर इनकम अदर देन द सेल इनकम वगैरह वगैरह। एडमिन एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। रेशियो जरा ध्यान में लाएं। फाइनेंशियल चार्जेस से पहले एक प्रॉफिट निकाला जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन वो कंपलसरी नहीं होता। आइडिया होना चाहिए कि अगर निकालना हो तो किसी का होता है, फाइनेंशियल चार्जेस से पहले। और रिवर्स भी आ जाता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फाइनेंशियल चार्जेस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर टैक्स इन्वॉल्व है, फिर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट है, अगर टैक्स नहीं है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही नेट प्रॉफिट है। इसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहां से ऑलरेडी एक बात ध्यान से सुनिए, ये जितनी स्टेटमेंट मैंने आपके सामने बनाई है, सेल से लेके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस,
या आपके नीचे रिक्वायरमेंट में जाइएगा, क्या वर्ड लिखा है? और लिखा है, लिखा और प्रॉफिट और लॉस, या प्रॉफिट आता है, लॉस आता है। तो कहां से शुरू करके कहां तक को क्या कहते हैं? अगर आपके क्वेश्चन में इसके बाद कुछ भी ना हो तो फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ही क्या कहलाएगी? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव। लेकिन आपके सिलेबस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद, अब आराम से ध्यान से सुनिए मेरी बात, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है जिसका आपको आइडिया होना चाहिए। एक वर्ड होता है अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, एक वर्ड ऊपर था अभी ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे अदर इनकम। मैं वर्ड क्या लिख रहा हूं? अदर इनकम में वही होता है जो आपका पता है। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में प्रेजेंटेशन में काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ आपके सिलेबस में एक चीज है, और वो क्या है? जिस साल रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है, 16 के एंगल से बात होनी, सरप्लस सुना है कभी वर्ड? जिस साल रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में सरप्लस क्रेडिट या डेबिट है, सरप्लस क्रेडिट होता है कभी? कब? जब ट्रांसफर हो जाए तो सरप्लस क्रेडिट हो जाता है। सरप्लस क्रेडिट तब होता है जब एसेट डेबिट होता है। एसेट तब डेबिट होता है जब एसेट बढ़ रहा हो, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाए तो वो क्रेडिट होता है। अगर लॉस पड़ा हो, सॉरी सरप्लस पड़ा लॉस आ जाए तो सरप्लस डेबिट भी होता है। डेबिट दो कुछ सिचुएशन में होता है, आपको पता है, एक लॉस आए तो तब डेबिट होता है और एक ट्रांसफर होता है तब डेबिट। लेकिन मेरा वर्ड सुनिएगा तो मैं फिर बाद में ये लिख भी दूंगा जो सेंटेंस बोल रहा हूँ। जब भी सरप्लस डेबिट या क्रेडिट होगा किसी साल में, अदर देन द एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस, जब भी कभी सरप्लस क्रेडिट या डेबिट होगा अदर देन एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस। अब कब क्रेडिट होगा कब डेबिट होगा? सरप्लस आएगा तो क्रेडिट होगा, लॉस आया होगा सरप्लस से एडजस्ट होगा तो डेबिट होगा, अदर देन एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस उसकी बात नहीं होगी। तो शेयर होल्डर्स को प्रेजेंटेशन में सरप्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नीचे लिख के दिखाना होता है, एंड दैट्स इट। मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर आए इस साल और एग्जामिनर आपसे रिक्वायरमेंट देखा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव कहे इनकम, या वो कह देता स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, अगर वो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम वर्ड यूज ना करे, एंड से आगे थोड़ा सा हाथ रखें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। रिक्वायरमेंट कौन से देख रहे हैं आप? डिस्टिगल देख रहे हैं। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ? एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम वर्ड ना होता है तो आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो मैं करने लगा, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की जगह वो कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनाए, फिर भी वही करेंगे जो मैं करने लगा। असल में स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के दो हिस्से होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स कह लें या टू स्टेटमेंट्स कह लें जो अदर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम का हिस्सा है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम इंक्लूड्स टू स्टेटमेंट्स। नंबर वन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कहां से शुरू होकर कहां तक होती है, एंड स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव, स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। इन दो स्टेटमेंट्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो कौन सी स्टेटमेंट बन जाती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बन जाती है। लेकिन अगर अदर कंप्रिहेंसिव इनकम कोई हो ही ना तो कौन सी स्टेटमेंट ही कौन सी हो जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ही स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। लेकिन अगर कोई अदर कंप्रिहेंसिव इनकम हो तो आपके लेवल पे उसकी सिर्फ एक ही कौन सी एग्जांपल है? रिवैल्यूएशन सरप्लस। लेकिन रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर क्रेडिट या डेबिट हुआ है अदर देन द एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी? बाकी फिर मेरे से जरा कंप्लीट करो। लेट्स अज्यूम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 लाख, मेरी इस बात से नहीं गलत भी नहीं जाना, एवरी अदर थिंग रिमेन सेम, जो आपको पता मैं भी वो भी बताता हूँ आपको। अब सपोज सरप्लस आया 50,000, अगर ये सरप्लस क्रेडिट है मींस एसेट बढ़ा है, तो लाख रुपए जो प्रॉफिट है ये क्रेडिट फिगर है या डेबिट फिगर है? प्रॉफिट क्रेडिट प्लस सरप्लस क्रेडिट टोटल मिला के 1.5 लाख रुपए। क्या ये हमेशा ऐड ही होगा?
कब ऐड होगा? अगर सरप्लस क्रेडिट हुआ तो ऐड होगा, अदरवाइज मैं खुद बताता हूँ, बिल्कुल दिक्कत। ये जो 1,50,000 हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। मैंने तो कहा था सरप्लस इक्विटी में जाता है, मैंने तो कहा था सरप्लस इक्विटी में जाता है, ऐसे नहीं कहा था? तो मैंने सरप्लस कहां लिख दी? सरप्लस इक्विटी में ही जाता है, लेकिन यहां प्रेजेंट होके। कैसे? जरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज में लाया, कभी सुना है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी? इसमें कुछ कॉलम होते हैं, जितने एसेट्स के क्लासेस हो उतने कॉलम होते हैं, जितने इक्विटी के कंपोनेंट्स होते हैं उतने इसमें कॉलम होते हैं। तो पहला बता दें, बाकी मैं बता दूंगा, फिर कैपिटल के बाद चल पड़े आगे। हमारी इस वक्त की डिस्कशन में सिर्फ रिटेन अर्निंग्स और सरप्लस ने बहस किया। रिटेन अर्निंग्स का कोई कॉलम होता है? रिटेन अर्निंग्स का कोई कॉलम होता है सर? सरप्लस का कोई होता है सर? यकीन इनके ब्रॉड डाउन हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, डिविडेंड्स हो सकते हैं, लेकिन मेरे फोकस में इस वक्त ये चीजें हैं। अगर आपने इस तरह से प्रेजेंटेशन की हो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नीचे, तो आप जब चेंजेस इन इक्विटी बना रहे होंगे, रिलैक्स रहना। तो एक हेडिंग आ जाएगी टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। लेकिन इसके नीचे कभी आपने चेंजेस इन इक्विटी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा? और सर जी देखा है सर, इस कॉलम में देखा, रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो लाख रिटेन्ड अर्निंग्स में आएगा या 1.5 लाख? लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स में आएगा। पुरानी चीज या नई चीज? पुरानी या नहीं? लेकिन इसी हेडिंग में अदर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम में कोई सरप्लस भी है, तो एक आ जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस किस कॉलम में आएगा? सरप्लस के कॉलम में आएगा। कितना? 50,000। पुरानी चीज या नई चीज? पुरानी चीज नई चीज? मेरा ख्याल है पुरानी चीज। सरप्लस के कॉलम में आता है, वैसे ही जैसे जैसे फखर लिमिटेड में आया परसों, वो भी रह गया। सरप्लस कॉलम में आया। एक और चीज सुने, क्या सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर भी होता है? एंट्री बोले, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस कभी हेडिंग आती है चेंज इन इक्विटी में? कहां से लेस होगा, कहां ऐड होगा? सरप्लस से लेस होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड होगा। कोई नई चीज या पुरानी? नई चीज या पुरानी? फिगर मैंने ज़ूम नहीं की, जो भी है रिटेन्ड अर्निंग सरप्लस से लेस हो जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हो जाएगा। मींस इस एंट्री ने एज इट इज चेंजेस इन इक्विटी में रहना है, ट्रांसफर में। अब मैं इस पूरी बहस में ये बताएं नई चीज क्या है? सब कुछ नया है नहीं है, एक नई चीज है। फाइनली एक नई चीज है। क्या है? एक नई प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई। जिस साल सरप्लस क्रेडिट या डेबिट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब कंप्लीट हो जाएगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, और आपसे अगर अदर कंप्रीहेंसिव इनकम या टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम मांगी हो, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आपकी क्या हेडिंग होगी? अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, और उसके सामने उसके नीचे हेडिंग में रिवैल्यूएशन सरप्लस। अगर क्रेडिट फिगर है तो दोनों फिगर्स ऐड हो जाएंगे। तो ये जो हिस्सा मैंने बनाया ये यकीनन है, लेकिन इसके बाद जो मैंने आगे लिखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही जाना है रिटेन्ड अर्निंग्स में, और सरप्लस ने एज इट इज जाना है इक्विटी में। सरप्लस ने इक्विटी में ही जाना है, सवाए इसके के अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में प्रेजेंट हो। लेकिन क्या ट्रांसफर ऑफ सरप्लस की एंट्री ने भी कोई प्रेजेंट होना है? तो मेरी पूरी बात अब ये है, लेट मी कंप्लीट अ सेंटेंस, फिर आप लिख लीजिए। whenever there is a whenever there is a debit credit effect on revaluation surplus during the year, on revaluation surplus during the year, on revaluation surplus
during the year other than transfer of surplus it is presented in अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। इसके एक एब्रीविएशन भी यूज होती है, सामने बड़ा सा वर्ड है OCI, कैपिटल OCI। OCI स्टैंड फॉर अदर कम्प्रीहेंसिव। लिख दो नीचे एब्रीविएशन। और मैंने बस ये बात करनी थी, लेकिन मैं यहाँ तक क्लियर हो गया। एक जरा डेबिट वाली बात भी कर दूं। मैंने अभी तक फिगर्स भी दिखाई हैं, ये क्रेडिट के एंगल से दिखाई है, डेबिट के एंगल से। सरप्लस क्रेडिट अगर डेबिट हो जाए, हो सकता है वैसे अदर देन ट्रांसफर ऑफ सरप्लस जब रिवैल्यूएशन लॉस आएगा, और वैसे ही होगा जैसे फखर में हुआ था। ये फखर किया हुआ सॉल्व, एक मिनट निकलेंगे सॉल्व किया हुआ रजिस्टर में, इसका आंसर ढूंढेंगे। इसमें 14 आपने लिखा होगा, बताएं किस कॉलम में कैसे लिखा हुआ। रिवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में आपने नेगेटिव लिखा हुआ है दूसरे साल में, मेरा ख्याल है, या पहले साल में ढूंढने जरा को मिल जाए यार। कौन कौन ढूंढ रहा है यार, कौन ढूंढ रहा है? सब ढूंढ रहे हैं माशाल्लाह जिन्होंने सॉल्व किया हुआ, लेकिन मिल नहीं रहा। ये होमवर्क वाले रजिस्टर पे था यार, मेरे रजिस्टर में क्यों नहीं है? हमें क्लास में कोई भी सवाल नहीं करवाया जाता, हर क्वेश्चन होमवर्क वाले रजिस्टर में मिलता है। बुक का पेज नंबर 276 निकलेगा, बुक का पेज नंबर 276। मेरे भाइयों, बाद में बहुत बुरा लगता है जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता, लेकिन प्लीज मेरे लिए पॉसिबल नहीं इसके अलावा कि कुछ मोटिवेट करके झंडोड़ने की कोशिश करूं, कुछ शर्मिंदा करने की नाकाम कोशिश करूं, लेकिन मैं हर एंगल से नाकाम हो रहा हूं। पेज नंबर कौन सा कहा मैंने? रिपीट कर दें जरा, इसमें सरप्लस के कॉलम में जाए जरा। 14 नेगेटिव क्यों नजर आ रहा होगा? सरप्लस लॉस का एडजस्ट हुआ, और नीचे आए जरा, एक 25 पॉजिटिव नजर आ रहा होगा। कौन से कॉलम की बातें कर रहा हूं? तो वो सब कुछ एज इट इज है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? एक प्रेजेंटेशन एक दिखानी है शेयर होल्डर्स को, किस जगह? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नीचे। अब फॉर एग्जांपल अगर ये 50,000 लॉस एडजस्ट हुआ, तो बोर्ड देखें, बोर्ड पे देखें, सरप्लस ही वर्ड लिखा है मैंने अभी भी। अब ब्रैकेट क्यों लगा दी? लॉस सरप्लस एडजस्ट, तो सरप्लस डेबिट और एसेट क्रेडिट हुआ। मैंने तो कहा था लॉस प्रॉफिट और लॉस में जाता है, मैंने तो कहा था लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। ये मंडे लिमिटेड का आंसर ढूंढे रजिस्टर में, मंडे लिमिटेड में बताएं लॉस आया? कितना लॉस आया यार? डबल एंट्री बोला जरा देख के। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से डेबिट? 8, वो 8 यहाँ आएगा। कहाँ? अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम। नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। 6 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ऊपर अदर एक्सपेंसेस में। प्रॉफिट एंड लॉस किसे कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस को कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ एंड हो जाता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे एंड हो जाता है। तो लॉस प्रॉफिट लॉस में ही जाना है अगर फर्स्ट टाइम आए, लेकिन अगर सरप्लस के बाद आए तो फिर पहले उसने सरप्लस से एडजस्ट होना है, और अगर लॉस ज्यादा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना। इस एंट्री को दोबारा गौर से देखें, 8 आएगा अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में नेगेटिव, 6 आएगा अदर एक्सपेंसेस में कहीं ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस के हिस्से में, एक्सपेंसेस में प्लस होगा, और यकीनन एसेट में से 14 लेस होगा। तो सरप्लस वर्ड है, आगे ब्रैकेट का मतलब क्या है? लॉस सरप्लस से एडजस्ट हुआ। सारा लॉस यहाँ आएगा, या वो लॉस या सरप्लस से एडजस्ट हुआ होगा वो यहाँ आएगा। जो सरप्लस डेबिट क्रेडिट होना बस उसकी बात। लेकिन ऑब्वियसली जरा नीचे देखें, ऊपर अगर लाख प्रॉफिट है और नीचे 50,000 नेगेटिव है, तो डेफिनेटली ये नेट 50 इनकम हो जाएगी। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव क्यों रह जाएगी? लाख प्रॉफिट है,
अब आए आगे जरा चेंज इन इक्विटी में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिटेन्ड अर्निंग्स में लाख ही जाएगा, 50,000 बताएं किस कॉलम में कैसे जाएगा, सरप्लस के कॉलम में नेगेटिव जाएगा। What is the new thing in this story on your board? Everything is new. Once again, what is new? Presentation of surplus in other comprehensive income is a new thing. I hope every other thing is same. अब ठीक है, जरा नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ें और अपने लफ्जों में बताइए क्या लिखा मैं नीचे। नहीं, मुझे नहीं आवाज आई। मुझे अगर आवाज नहीं आई तो मैं अपने कानों का खुद इलाज कराऊंगा। मुझे इसलिए पता नहीं आई क्योंकि आपकी वो भी अपनी नहीं आई। मैंने कहा तो पहले इंग्लिश नहीं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह किसी इलाज की जरूरत नहीं, बस आपने बोलने की कोशिश करनी है। आप क्लास में आने से पहले भी बोल रहे होते हैं, जाते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह आवाजें ठीक हो जाती हैं, क्लास में पता नहीं क्या होता है। मैंने माइक इतना ऊंचा किया होता है कि कहानी, ऐसी भी कोई बात नहीं। जी ट्रांसलेशन करें कंटेंट। अगर जब कभी सरप्लस क्रेडिट या डेबिट होगा ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ये पिछले सारे सालों के सरप्लस आएंगे। सरप्लस डेबिट क्रेडिट अगर किसी साल में हुआ है अदर देन कौन सी एंट्री के, मैंने इसे दोबारा जरा सरप्लस क्रेडिट के एंगल से कंप्लीट कर दिया, होपफुली डेबिट अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तब जरा इसको इस तरह करें, डेफिनेटली किसी नए पेज पर नोट करें, ये मैंने पेज फिर आपको दिखाना भी है, और इस पेज के नीचे फिर हम दिस्तगिल वर्ड लिख लेंगे और उस पर जरा अप्लाई भी कर लेते हैं ताकि बात जरा सही तरह समझ आए। इट इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन। हमेशा सरप्लस की एंट्री सुनाई गया, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, लॉस की एंट्री लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट, सरप्लस पड़ा होगा लॉस एडजस्ट होगा, एंट्रीज में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हमें प्रेजेंट करना पड़ गया तो इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन दिखा दिया। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, पहले यहाँ तक नोट करें, फिर नीचे पैराग्राफ में बाद में दिखाता हूँ। स्पीड अप होने, अब आपकी वजह से डिले है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन दिखाई स्टोरी में। सिलेबस बहुत ज्यादा है सर, चीजें बहुत सारी होती हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है, टाइम भी लगता है, छुट्टियां सोल्यूशन नहीं है। क्या बात करता करता क्या कर दिया इन्होंने, सिलेबस ज्यादा है, ज्यादा पढ़ना पड़ता है तो छुट्टियां करें, सीधी सी बात है। बाकी सब कुछ तो ठीक जा रहा था, एंड में क्या बात होगी, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। आप लोग ये अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम लिख के ना नीचे ये बनाइएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, या अगर इस तरह बनानी, इस तरह मैंने बनाई, तो फिर राइट साइड पर जगह होनी चाहिए प्रॉपर, छोटा छोटा करके ना हो जाए सारा।
ये कहाँ तक पहुंचा इस वक्त? नोट करते हुए नजर ऊपर कर थोड़ा सा। नहीं चलो वो साथ ही फिर बना रहा हूँ, ये दोनों नीचे वाला पैराग्राफ मैं ऊपर कर दूंगा बाद में, पहले यहाँ तक बना। अच्छा, इन स्टेटमेंट्स के नाम भी लिख लीजिएगा लेफ्ट राइट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, ये लिखनी है, मेरे पास पहले नजर नहीं आ रहा था। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम हैज टू पार्ट्स, या इस तरह करें, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस starts from sale, ends on profit after tax, and statement of other comprehensive income। आपके सिलेबस में बस इसमें एक ही चीज है, बाकी F2 वगैरह में। ये आप कहाँ तक पहुंचे? लास्ट पैराग्राफ ही रहेगा। जिन लोगों ने लिख लिया, आप जरा दिस के लिए वाला क्वेश्चन मैं जरा अप्लाई करके दिखाऊंगा, रजिस्टर में इसका आंसर निकालना, ढूंढने कोई आएगी अमाउंट, खुद से जरा ट्राई करें, एक आध मिनट लगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट कर लें। अपनी वर्किंग्स में क्या ढूंढेंगे आप? रिवॉल्यूशन सरप्लस डेबिट या क्रेडिट अदर देन एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस, ढूंढ के दिखाएं। Anybody writing which is in front of you on the board? जी वो बेटा आपकी बात ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कौन कौन से साल है? चलो ठीक है, पहले पूरा बोलने फिर बाद में देख लो। जी क्या ढूंढने लगे जी अब आप? एक तो आप बोल दें सेंटेंस। सरप्लस डेबिट क्रेडिट आप ढूंढने लगे हैं, अदर देन एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ सरप्लस ढूंढने जी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट जरा हेल्प करेंगे? जी सर। व्हीकल में किस डेट पे कितना? व्हीकल में किस डेट पे कितना? 31 दिसंबर 19 पे कितना? 20, 15 या 5? सिर्फ 5? सिर्फ 5 है? 20 है? 15 15 15 कितने जाना है?
15 15 15 किधर 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 जाना है, किधर जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पहले, तो वो चला भी गया होगा, ढूंढने जरा, ये 15 लिख लिया होगा आपने कहीं, ढूंढने कहाँ लिखा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस से पहले लिख चुके हैं। तो हमें क्या मिला यहाँ से? 5। किस साल में ये 5 कहाँ आएगा? इस साल ये 5 कहाँ आएगा? 2 सवाल है। 19 में 5 अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आए, और ढूंढने को। हिम्मत हिम्मत हिम्मत। वेयर हाउस में भी गेम थी एक। क्या ढूंढ रहे हैं आप? सरप्लस डेबिट क्रेडिट अदर देन 1 जनवरी 18 पे है। अमाउंट बताएं। 24 या 24 में से ट्रांसफर हो गया, होता रहे, इस वक्त नहीं हम ढूंढ रहे। 24 24 24, ये 24 कहाँ लिखेंगे, किस साल? 18 में लिखेंगे अदर कंपनी से, और बात खत्म होगी। आगे लिखे, जगह छोड़ी भी आपने, 5-6 लाइनें मैंने गिन के छोड़ी। किस जगह लिखेंगे? किधर किधर किधर? अपना आंसर नहीं, अपना आंसर देख बताएं किधर लिखें। और सची किधर 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 किधर? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नीचे जगह छोड़ी हुई है, क्या हेडिंग लिखेंगे? लिखे जी, हेडिंग लिखे। किधर लिखी हेडिंग हमने? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो नजर ही नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं नजर आ रहा? क्यों नजर नहीं आ रहा? एक्सट्रैक्ट्स बने हुए हैं, एक्सट्रैक्ट्स बने हुए। क्या वर्ड लिखूं यार? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बाद क्या लिखूं? रिवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा, एक व्हीकल का है 5 और एक वेयर हाउस का, इसलिए जस्ट स्पेसिफाई करना, सरप्लस आना है। व्हीकल वाला सरप्लस कितना, किस साल आना है? 19 में 5 आना, 19 में 5, 2019 में 5। और वेयर हाउस वाला कितना, किस साल आना है? 18 में 24। दोनों पॉजिटिव आने हैं, इसकी क्या वजह है? दोनों में सरप्लस क्रेडिट हो रहे हैं। मैंने तो कहा था डेबिट भी हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं। हुआ तो है जब रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर हुआ, अदर देन सरप्लस ट्रांसफर। एक दो दोबारा फाइनल सेंटेंस बोल रहे हैं, व्हेनेवर क्या हो जाए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गए जी प्लीज। चलिए जी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। ऐसे आप और तंग करना आपको मुनासिब नहीं है। वॉल्यूम 2 चाहिए यार कल से, वॉल्यूम 2। क्या कल दोबारा आ जाएंगे यार? सुबह शाम क्लास से, इंशाल्लाह दोपहर कभी हुआ करेंगे। अल्लाह हाफिज। ईद वाले दिन भी इंशाल्लाह हम जहां भी होंगे, गोश्त खाते हुए भी क्लास नहीं। अल्लाह, गोश्त बनाते हुए अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह इकट्ठे ही होंगे फिर हम। अगर गेम बनाने तक पहुंच गई है तो कुछ करते हैं फिर। नहीं, मैं भी क्लास कहीं भी ले सकता हूँ, मेरा भी इधर बैठना जरूरी तो नहीं। अल्लाह हाफिज। क्या ये पॉसिबल है?